अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है बिलाल, फिर मैं जिस टाइम पे कहूँ उस टाइम पे आपने अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? जी सर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लंग कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एज फार एज इसकी प्रेवलेंस है वो इज कंसर्न, वो बहुत तेज़ी से ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्मोकिंग के अलावा भी इसके वेरियस रिस्क फैक्टर्स अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहे हैं। ओके हमारा जो लेक्चर का आउटकम है वो ये है कि हमें एटलीस्ट लंग कैंसर की वेरियस टाइप्स का पता होना चाहिए और उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए, और इसके अलावा हमें लंग कैंसर की स्टेजिंग के बारे में कुछ इल्म होना चाहिए कि स्टेज किस तरह करते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हो जाएगा कि आपको फाइनली ये लेवल तक जितना नॉलेज रिक्वायर्ड है वो आप देख सकेंगे। तो अभी ये हमारी सारी हेडिंग्स हैं। अच्छा, अब एपिडेमियोलॉजी सबसे पहला पॉइंट है, तो इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर इस पिक्चर में भी देखेंगे तो औरतों में और मर्दों में दोनों में लंग कैंसर इस वक्त टॉप कॉज है फॉर मेलिग्नेंसी, और इवन फीमेल्स के अंदर इसने ब्रेस्ट कैंसर को क्रॉस कर लिया है मॉर्बिडिटी के हिसाब से। और इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी एरियाज और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर कुकिंग अभी भी बायोमास फ्यूल के जरिए हो रही है, जिसकी वजह से लंग कैंसर का हाई चांस है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर उनकी फीमेल्स के अंदर स्मोकिंग की प्रेवलेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से लंग कैंसर इनमें भी ज़्यादा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं इसमें कि लंग कैंसर ऑल कैंसर्स को अगर देखा जाए तो 31% तक इसकी प्रेवलेंस है, और बाकी ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ये सारे सेकंड नंबर पे आते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि लंग कैंसर की सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट स्टेजेस पर होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 57% केसेस में उस वक्त प्रेजेंटेशन होती है जब कैंसर मेटास्टेसाइज कर चुका होता है। लोकलाइज स्प्रेड यानी कन्फाइंड टू प्राइमरी साइट वो 16% है। सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो स्टेज है ट्रीटमेंट की वो यही 16% है। और साथ में ये जो रीजनल स्प्रेड है टू रीजनल लिम्फ नोड्स 22%। यहाँ तक मलिग्नेंसी की सर्जरी भी हो सकती है, कीमो रेडियोथेरेपी का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन जब इससे आगे काम जाता है तो फिर ना ही सर्जरी का इतना इम्पैक्ट है ना कीमो और रेडियोथेरेपी का है। और लेट प्रेजेंटेशन इसकी क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो अंडरलाइन जो चेस्ट डिजीज है उसकी सिम्टम्स के अंदर मास्क हो जाती हैं। आपको इल्म होगा कि ज्यादातर स्मोकर्स में होती हैं, तो स्मोकर्स के अंदर सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो लंग कैंसर के अंदर भी डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये चीजें चल रही होती हैं, तो अक्सर औकात पेशेंट उसको सीओपीडी की सिम्टम्स समझ के मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो आगे चल के बताएंगे कि सीओपीडी वाले में एक्स्ट्रा क्या चीजें नजर आए तो हम उसको लंग कैंसर के बारे में सोचेंगे। अच्छा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो टोबैको स्मोकिंग है, और इसके अलावा सेकंड हैंड स्मोक, यानी अगर कोई स्मोकर खुद सिगरेट पीता है तो उसके सामने बैठे हुए या उसके अहले खाना को हाई चांस है लंग कैंसर डेवलप होने का। इसके अलावा पोल्यूशन और रेडिएशन, इनसे भी लंग कैंसर हो सकता है, और भी वेरियस कॉजेज हैं, लेकिन बाय फार टोबैको स्मोकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ लंग कैंसर। अच्छा, टाइप्स की जहां तक बात आती है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये दो यूनिवर्सल टाइप्स हैं। बड़ी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप यही बताएंगे। स्मॉल सेल लंग कैंसर की आगे कोई फर्दर सब टाइप नहीं है, लेकिन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की आगे सब टाइप्स हैं। उसमें एडिनो कार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है और लार्ज सेल कार्सिनोमा है।
स्मॉल सेल लंग कैंसर इज वेरी प्रोग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव ट्यूमर, यानी जब ये डायग्नोज होता है इसके बाद की लाइफ एक्सपेक्टेंसी विदाउट ट्रीटमेंट इज ओनली 2 मंथ्स एंड विद ट्रीटमेंट इज ओनली 6 मंथ्स। तो ये किसी के अंदर भी डायग्नोज हो जाए इट्स अ बैड न्यूज। और दूसरा ये कि स्मॉल सेल लंग कैंसर का ब्रेन के अंदर और बाकी ऑर्गन्स में मेटास्टेसाइज करने का बहुत हाई चांस है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर्स ये अभी लेस एग्रेसिव हैं, स्पेशली इसके अंदर जो एडिनोकार्सिनोमा है इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम 2 to 3 years तक बंदा सरवाइव करता है अगर उसकी ट्रीटमेंट वो ना की जाए। और ओवरऑल अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद गट मैलिग्नेंसीज तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है और उसमें पेशेंट का सर्वाइवल टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो मेन जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि लंग कैंसर की 2 टाइप्स हैं, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। और नॉन स्मॉल सेल के आगे 3 टाइप्स हैं, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये तीनों टाइप्स डिपेंड करती हैं हिस्टोपैथोलॉजी पे। हम ट्यूमर के जो पीस है उसको हम इवेलुएट करते हैं और उसको देखते हैं बायोप्सी को। ये आगे इसी को हमने देख लिया कि इसका जो ब्रेक डाउन है कि स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल और उसकी सब टाइप्स। तो नॉन स्मॉल सेल 80% तक रिप्रेजेंट करता है जबकि स्मॉल सेल 15% तक। लंग कैंसर की जो टाइप्स और सब टाइप्स है उनको डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है थ्रू हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि ट्रीटमेंट स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें बायोप्सी किस तरह लेनी है दैट इज़ अनदर चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि अगर तो वो ट्यूमर ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ तक नीडल की रसाई नहीं है तो हमें ट्रेकिया के जरिए ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ती है देखने के लिए। वो आगे वीडियो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम ये देख लेते हैं कि ट्यूमर कैराइना या उसके पेशेंट के सेंट्रल एरिया में मौजूद है या रिब्स के साथ पेरिफेरल एरिया में। पेरिफेरल एरिया में है तो हम अल्ट्रासाउंड या सीटी से वहाँ बायोप्सी ले सकते हैं, गाइडेड सीटी एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। और अगर सेंटर में मौजूद है तो हमें ब्रोंकोस्कोपी के जरिए जाना पड़ेगा, लेकिन बायोप्सी के बगैर हम आगे ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। क्लिनिकल फीचर्स आप देख लें, ज़्यादातर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो वही हैं जो सीओपीडी के हैं। तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं जिन पे हमें लगता है कि पेशेंट को लंग कैंसर हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर सीओपीडी के केस में हिमोप्टेसिस होना शुरू हो जाए, उसको स्पूटम में ब्लड आना शुरू हो जाए, तो दिस इज ए साइन ऑफ लंग कैंसर। इसी तरह अगर सीओपीडी के केस में क्लबिंग डेवलप हो जाए तो दिस इज अ साइन ऑफ लंग कैंसर। इट इज लंग कैंसर अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। थर्ड ये कि अगर पेशेंट को खाने पीने में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, यानी उसको स्वालोइंग में डिफिकल्टी हो, डिस्फेजिया डेवलप हो जाए या उसकी वॉइस का करेक्टर चेंज हो जाए, तो ये भी लंग कैंसर का ही एक साइन है। बाकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, चेस्ट पेन, चेस्ट इन्फेक्शन ये सीओपीडी में भी हो सकता है। तो क्लबिंग, हिमोप्टेसिस और होर्सनेस ऑफ वॉइस ये 3 मेन चीज़ें हैं जो लंग कैंसर की तरफ सजेस्ट करती हैं चाहे पेशेंट सीओपीडी का हो। क्लिनिकल सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी अगर आप देख लें तो कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वेट लॉस ये प्रीडोमिनेंट फीचर्स हैं। बाकी हिमोप्टेसिस, होर्सनेस ऑफ वॉइस ये ज़रा कम पेशेंट्स में पाई जाती हैं, क्लबिंग भी, लेकिन when they are present they are significant and patient should be worked up for lung cancer। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप एग्जाम में इसको गौर करें, एग्जाम में देखें तो आपको शायद इससे रिलेटेड ही सवाल आए, क्योंकि कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जैसे एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, इनके अंदर पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम डेवलप हो सकती है। तो पैरान्यूप्लास्टिक क्या होती है? सर वो जो ट्यूमर जिनमें प्राइमरी रीजन कहीं और जगह पे होता है। हाँ जी, इसमें ये होता है कि ट्यूमर का ओरिजिन कोई और होता है लेकिन उसकी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस आ रही होती हैं। इसमें अगर एडिनोकार्सिनोमा हो तो इसमें
हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी होती है। इसके बारे में किसी को इल्म है कि ये क्या है? सर टिबिया सर और फिब्यूला के ऊपर सर पेनफुल लीजन्स बन जाती हैं सर। हाँ, इसके लिए ये है कि पेशेंट को एक तो क्लबिंग होनी चाहिए और साथ में उसके लॉन्ग बोन्स के जो डिस्टल एंड है उन पे टेंडरनेस होनी चाहिए। आप ये जैसे ये एरिया यहाँ इसको प्रेस करेंगे लॉन्ग एंड को तो यहाँ पेन होगी और इस साइड पर भी, तो इसको हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। इसके अलावा ट्रोजियोस सिंड्रोम है, इसमें ब्लड वेसल्स की वो डेवलप वेब लाइक ब्लड वेसल्स स्किन पे बन जाती हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हाइपरकैल्सीमिया बहुत कॉमन है और पेनकॉस्ट ट्यूमर भी होती है। व्हाट इज पेनकॉस्ट सिंड्रोम? सर एपिकल लोकेशन ऑफ द ट्यूमर जिसकी वजह से सर हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है और नर्व इंट्रैक्टमेंट हो सकती है। हाँ जी, अगर एपेक्स राइट एपेक्स या लेफ्ट एपेक्स के ऊपर ट्यूमर मौजूद हो तो उसको हम पेनकॉस्ट या एपिकल ट्यूमर कहते हैं और वो ट्यूमर आगे ब्रेकियल प्लेक्सस को इन्वॉल्व कर सकता है और उसकी वजह से एक टर्म या एक सिंड्रोम प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेकियल न्यूराइटिस। इसके अलावा अगर राइट साइड पे ट्यूमर है तो राइट साइड के जो मसल्स हैं आर्म के उनकी वेस्टिंग हो सकती है या वहाँ अडीमा डेवलप हो सकता है, इसको हम पेनकॉस्ट सिंड्रोम कहते हैं। और स्मॉल सेल कार्सिनोमा में सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच डेवलप होती है। इसमें क्या होता है? सर एडीएच की प्रोडक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है सर पिट्यूटरी ग्लैंड से। हाँ जी, और जब भी आपको एग्जाम में सिनेरियो आएगा तो वो आपको यही बताएगा कि पेशेंट एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर है और आगे वो किसी भी हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स बता देगा या SIADH के सिम्टम्स बता देगा और फिर आगे वो लेके चलेगा। तो उसमें जहाँ भी ये हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज हो और साथ में लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकिंग की हिस्ट्री हो तो आप ऑलवेज थिंक अबाउट लंग कैंसर। अच्छा, ये लास्ट में जो है लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, ये क्या है? लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम इज जस्ट लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस अगर साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से देखें। इसमें पेशेंट को वैसे ही मसल्स की वीकनेस डेवलप हो जाती है लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। माइस्थीनिया में अगर कोई बंदा रिपीटेड काम करे तो उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, लेकिन लैम्बर्ट ईटन में अगर बंदा कोई रिपीटेडली मसल्स को मूव करे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो इसको लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम कहते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये इसलिए इस स्लाइड पे वक्त लगा रहा हूँ क्योंकि MCQs बनने का हाई चांस है इसमें से। ये कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं, आप पहचान सकते हैं क्या क्या हैं? एनीवन? फर्स्ट क्लबिंग है क्लबिंग, जी जी, डिस्टेंशन ऑफ वेन्स। हाँ जी, ये डिस्टेंशन ऑफ वेन्स है और ये अगर किसी को राइट साइड पे ट्यूमर हो तो देयर विल बी सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, SVC ऑब्स्ट्रक्शन। जब सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो सर से लेकर ये डायफ्राम के ऊपर ऊपर तक जितना भी एरिया है इसका वेनस रिटर्न है ना वो हार्ट की तरफ वो रुक जाएगा और वेन्स एंगॉर्ज नजर आएंगी। ठीक है, जब भी ऐसी वेन्स नजर आए तो इसमें हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी चेक करते हैं। तो वो क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा? ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ होगा इसमें। सर लिवर फेलियर में सेम पैटर्न हो सकता है सर? हाँ जी, वो सिरोसिस में। उसमें, हाँ जी, उसमें सिरोसिस में इंफीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उसमें वेन्स ऐसे ही बनती हैं लेकिन वो जरा लोअर पार्ट में ज्यादा होती हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा ना उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसमें जो वेन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर ये मेमोरी रीजन और उसके ऊपर ऊपर ज्यादा होती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस को अगर हम देखें तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमें पर्पस वाइज हम देखेंगे।
पहले तो हमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे अगर शक गुजरता है तो हम लंग कैंसर को कंफर्म करेंगे। अगले स्टेप पे हमने बायोप्सी करके किसी तरह उसकी सब टाइप को डिटरमिन करना है, और थर्ड स्टेप पे हम जब वो कंफर्म हो जाए तो अगले स्टेप पे हमने ये देखना है कि ट्यूमर कितना फैल गया है, ट्यूमर की सब टाइप और उसकी एक्सटेंट के कितना फैल गया है, ये इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ख़ास स्टेज आती है जिसके बाद हम ट्रीटमेंट नहीं करते या बहुत कम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशंस की भी टाइप हैं। एक इन्वेस्टिगेशन है इन्वेसिव और एक है नॉन इन्वेसिव। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट हम करें, लेकिन बाज़ औक़ात अगर हमें बायोप्सी लेनी पड़े तो हमें लाजमी तौर पर इन्वेसिव ट्रीटमेंट है ना वो करनी पड़ती है। तो ये अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ डॉक्टर है। तो अगर कोई भी आपके पास पेशेंट आए जो कहे कि उसको हेमोप्टेसिस है, क्लबिंग है, तो आप सबसे पहले उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे अगर वो स्मोकर है। तो चेस्ट एक्सरे की इंडिकेशंस आप देख लें कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हों, साथ में वेट लॉस हो, क्लबिंग हो, उसको सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस आ जाएं, पेशेंट को हेमोप्टेसिस हो, पेशेंट को बहुत चेस्ट पेन मुस्तकिल चल रही हो, और या कोई भी एग्जामिनेशन में फाइंडिंग हो जो सजेस्ट करे कि पेशेंट को मलिग्नेंसी है, तो आप जैसे लिम्फेडिनोपैथी तो आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ये एक्सरे इसको कोई डिस्क्राइब कर सकता है? So there is an opacity present in the left middle zone of the lung. Preservation of opacity के Phillips sign. कैरेक्टरिस्टिक बताएं। Sir, it is a non-homogeneous opacity which is well demarcated. हाँ जी, इसमें ये देख लेना कि जब भी इस तरह की ओपेसिटी आए तो दो चार चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो उसके मार्जिन्स पे करना है, इरेगुलर मार्जिन्स अगर हो ना, जैसे इसमें एरो नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी जी। हाँ, ये इस साइड पे देखें तो इरेगुलर मार्जिन्स हैं। इरेगुलर मार्जिन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलिग्नेंसी। इसके अलावा ये ओपेसिटी जिस जगह पर मौजूद है, इसके ऊपर से गुजरने वाली रिब्स को देखना है आपने, क्योंकि जो मलिग्नेंसी है उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपने ऊपर से जाने वाली रिब्स को ब्रेक कर देता है या इरोड कर देता है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसका क्या क्या डिफरेंशियल हो सकता है इस ओपेसिटी का? लंग कैंसर। नहीं, वो तो है ही। इसके अलावा इज देयर एनी डिफरेंशियल? Tuberculosis. इसमें एक तो राउंडेड नमूनिया हो सकता है, यानी नमूनिया हो पेशेंट को और वो राउंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में हो। राउंडेड नमूनिया हो सकता है लेकिन उसमें मार्जिन्स रेगुलर होंगे। इसके अलावा पेशेंट को लोकुलेटेड प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है। लोकुलेटेड मींस कि एक जगह पे वो कन्फाइंड है। ठीक है, और इसके अलावा इसका डिफरेंशियल में एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं हाइडेटेड सिस्ट डिजीज, तो वो भी इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर बायोप्सी व्हेनेवर यू फाइंड दिस लीजन, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि आप उसको सिर्फ एक्सरे की बेस पे मलिग्नेंसी का आप शक तो दे सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए लाजमी तौर पे कंफर्म कीजिए कि क्या है। अच्छा, ये वाला जो ट्यूमर है ये सेंट्रली लोकेटेड है या पेरिफेरली लोकेटेड है? सेंट्रली लोकेटेड है। हाँ, सेंट्रली लोकेटेड है क्योंकि ये हाइलम के साथ अटैच्ड है इस जगह पे। अगर ये ट्यूमर इस जगह पे होता पेरिफेरी पे तो इसको पेरिफेरल बेस्ड कहते हैं, ये यहाँ पर होता। तो सेंट्रल ट्यूमर है इसलिए इसको इसमें से बायोप्सी लेने के लिए हम यहाँ नीडल के जरिए नहीं जा सकते बाहर से। क्यों नहीं जा सकते? तो लंग टिश्यू को डैमेज करेगा। हाँ, लंग टिश्यू में डैमेज होगा और पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए हम ट्रेकिया के थ्रू ब्रोंकोस्कोप अंदर डालेंगे और वो ब्रोंकोस्कोप लेफ्ट मेन ब्रोंकस के थ्रू अंदर पहुंच जाएगी और वहां से हम बायोप्सी लेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि सेंट्रल ट्यूमर्स जो होंगे उनके लिए ब्रोंकोस्कोप और पेरिफेरल ट्यूमर्स के लिए हम नीडल बायोप्सी करेंगे थ्रू अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। ये एक सीटी स्कैन है जो लंग कैंसर को शो कर रहा है। अच्छा, ये एक इन्वेस्टिगेशन है पेट स्कैन, ये हम करते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड फॉर स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर। तो इसका क्या रूल किसी को पता है कि किस तरह?
सर ये रेडियो आइसोटोप को यूज करता है जो सेल के अंदर जाके सेल के मेटाबॉलिज्म को के वाइज सर वो शो करता है कि कितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेल हाँ के जी, जो आप सबको पता है पैथोलॉजी के नॉलेज के मुताबिक मैलिग्नेंट सेल्स उनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह करते हैं कि रेडियो एक्टिव ग्लूकोज यानी FDG 18 वो पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। वो जो ग्लूकोज है वो एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल्स उनके अंदर इकट्ठी हो जाती है रेडियो एक्टिव, और फिर जब हम स्कैन करते हैं तो वो रोशन नजर आती है। इसका फायदा ये है कि ना सिर्फ हमें बुनियादी ट्यूमर का पता चल जाता है, बल्कि अगर लंग्स में बॉडी में कहीं और मेटास्टेसिस भी हो तो वहाँ का भी पता चल जाता है। अलबत्ता ब्रेन के लिए हम पेट स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर मौजूद है तो तब हम पेट स्कैन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रेन का ऑलरेडी नॉर्मल अपटेक बहुत ज़्यादा होता है। पूरी बॉडी की ग्लूकोज का 40% ब्रेन यूज़ करता है। तो ब्रेन के नीचे नीचे बॉडी में जहाँ भी अपटेक ज़्यादा होगा इट विल मोस्टली सजेस्ट ट्यूमर। और पेट स्कैन का फ़ायदा क्या है कि बेशक हमें ट्यूमर जितना भी लोकलाइज्ड नज़र आए, हम रेडियो या कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले पेट स्कैन ज़रूर करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है। अगर मेटास्टेसिस मौजूद है तो मैनेजमेंट ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। तो पेट स्कैन इज ए मस्ट बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। ये आप देख सकते हैं कि ये मेटास्टैटिक ट्यूमर की एक है कि इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल एरियाज ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा अपटेक है। तो ये एक लोकलाइज्ड मेटास्टैटिक ट्यूमर है, इसकी मैनेजमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये आप देख लें ट्यूमर का। इसमें तो आप देखेंगे ये बेसिक ट्यूमर ये है, इसके साथ एक मेट्स इधर वर्टिब्रल कॉलम में पड़ा हुआ है, जबकि इसका ये किडनीज के ऊपर एड्रीनल एरिया में भी और ब्लैडर के अंदर अच्छा खासा अपटेक है। तो इस चीज को हम देख सकते हैं पेट स्कैन के बगैर। सीटी स्कैन MRI पे ये देखना बड़ा मुश्किल है। ये बोन स्कैन है, इसका रूल किसी को पता है? सर कैल्शियम कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर ये बोन को ऐड करता है। जी जी, और अगर बोन मेटास्टेसिस हुई हुई है तो उसका पता चल जाएगा। जी, ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी है ना, उसको बोन स्कैन शो करता है। पेट स्कैन बनने से पहले हम लोग बोन स्कैन ही करवाते थे चेक करने के लिए कि मेट्स हैं या नहीं, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ बोनी स्ट्रक्चर में मेट्स शो करता था, सॉफ्ट टिश्यूज में नहीं करता था। तो पेट स्कैन आने के बाद इसकी इंडिकेशन ख़त्म हो गई है। अब हम रेगुलरली नहीं करवाते, या सिर्फ उस पेशेंट में करवाते हैं जो नोन केस ऑफ हो लंग कैंसर का और वो बॉडी के अंदर शदीद बोनी एक्स एंड पेन्स बताए, उसमें हम करवा लेते हैं अगर पेट स्कैन डिलेड हो। अदरवाइज इसका मेट्स डिटेक्ट करने में कोई खास रोल नहीं। चलिए, एक वीडियो है ब्रोंकोस्कोपी बायोप्सी की, ये आप देख लें। तो ये तरीकाकार है कि ट्यूब हम करते हैं और जहाँ पे हमें ट्यूमर की हो तो हम उसकी बायोप्सी ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं एंडोब्रोंकियल बायोप्सी, यानी ब्रोंकस के अंदर। जो हम नीडल के जरिए बायोप्सी करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी। ये एक और वीडियो है, इसको आप देख। The tube is passed through the mouth or nose and into the windpipe and bronchi. Biopsy tools are gently passed through the bronchoscope to reach and view abnormalities. A live X-ray called a fluoroscope is used to watch the biopsy tools reach the lung's air sacs. Biopsies and other samples are these tests help doctors create therapies targeted for the identified lung cancer.
In certain instances where lung cancer is suspected, your doctor will take additional biopsies to send for special analysis in case you may be a candidate to receive a targeted form of therapy. It is important that enough tissue is removed for genetic or molecular mutation testing, typically called biomarker testing. There is a risk of making a hole in the air sac, which is called a pneumothorax or collapsed lung. This happens about 4% of the time. ठीक है बिलाल, आप 1-2 मिनट तक अटेंडेंस ले लेना। अभी 70 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास, तो 71 हो गए। जी सर। अच्छा, तो हमने एंडोब्रोंकियल बायोप्सी का ले लिया, लेकिन कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पेरिफेरी पे पड़े होते हैं, वहाँ ब्रोंकोस्कोप नहीं जा सकती। तो उस तक जाने के लिए हम ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करते हैं। उसका तरीका ये है कि हम पेरिफेरल एरिया पे अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की मदद से जगह लोकेट कर लेते हैं और बाहर से नीडल पास करके बायोप्सी ले लेते हैं। ये उसकी वीडियो है, ये आप देख लें, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मेन बात याद रखनी है कि एंडोब्रोंकियल बायोप्सी के लिए थ्रू ब्रोंकोस्कोप हम ट्रेकिया और ब्रोंकस के अंदर से बायोप्सी लेंगे। ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी हम बाहर से थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेंस लेंगे। पर्पस यही है कि हमें ट्यूमर की टाइप का पता लग जाए। अच्छा, फिर आ जाता है कि स्टेजिंग किस तरह हमने करनी है। तो लंग कैंसर की जो स्टेजिंग है वो हम TNM क्लासिफिकेशन में करते हैं। T stands for tumor size, N stands for nodal involvement and M stands for metastasis. इसमें T की भी वेरियस क्लासेस हैं, N की भी वेरियस हैं और M की भी हैं। इन शॉर्ट बस यही आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम ग्रेडिंग करें ट्यूमर की तो उसमें स्टेज 3A तक हम ट्यूमर की सर्जरी कर सकते हैं। 3 स्टेज किस तरह कैलकुलेट होती है, उसमें हम T, N और M की वेरियस वैल्यूज लेते हैं तो वो स्टेज 3A बन जाती है। 3A से नीचे नीचे वाला जो ट्यूमर है उसको हम बड़े आराम से उसकी ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, हम उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूमर 3A से ज़्यादा हो जाए तो फिर सर्जरी का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है और फिर हमें कीमो और रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है। तो 3A के बाद सिर्फ 2 ही स्टेजेस बच जाती हैं, 3B एंड स्टेज 4। ये T की देख लें, TNM की है। इसमें आप देख सकते हैं कि T की 4 स्टेजेस हैं, N की 3 स्टेजेस हैं, N1, N2 और N3, और M की आगे 3 स्टेजेस हैं, 1A, 1B और 1C। इसको आप बाद में बुक से पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अगर T की वैल्यू बढ़ती है तो ट्यूमर साइज इंक्रीज करता जाता है। यानी T1 में अगर आप देखें तो ट्यूमर साइज 3 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन T4 में देखें तो ट्यूमर साइज 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसी तरह अगर N की वैल्यू 1 है तो इप्सिलैटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, यानी अगर ट्यूमर राइट साइड पर है तो राइट साइड के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। जो N2 है इसमें भी राइट साइड के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसकी तादाद और लिम्फ नोड ग्रुप्स ज्यादा हो जाएंगे। और N3 का मतलब ये है कि पेशेंट के ऑपोजिट साइड के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई है। और इसी तरह M1 का मतलब ये है कि पेशेंट को मेट्स डेवलप हो गए हैं। अब 1A है तो साथ वाले लंग में मेट्स चले गए हैं, 1B है तो मेट्स एक लंग के बाहर किसी और लिम्फ नोड सिस्टम में चले गए हैं, और 1C का मतलब ये है कि वेरियस ऑर्गन्स में वो मेट्स चले गए। अच्छा जी, अब ये जैसे T1 ट्यूमर की निशानी है, इसमें सिर्फ आप तस्वीरें देखते जाएं। ये ट्यूमर मौजूद है और इसका साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर है, ये नोड्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई लिम्फ एडिनोपैथी नहीं है, तो ये T1 है। T2 में साइज थोड़ा सा एनलार्ज हो गया,
T3 में साइज मजीद एनलार्ज हो गया और T4 देख लें कि ये पूरा एक पूरा लंग इन्वॉल्व हो गया और साइज 7 सेंटीमीटर से ज्यादा। अच्छा जी, N1 में देखें तो ये ट्यूमर मौजूद है और उसने ये अपने साथ वाला जो हाइलर लिम्फ नोड है उसको इन्वॉल्व किया हुआ है, यानी ट्यूमर भी उसी साइड का है, लिम्फ नोड भी उधर ही है। N2 में आप देखें कि ये ट्यूमर मौजूद है और उसने हाइलर के अलावा मीडियास्टाइनल उसी साइड के लिम्फ नोड को इन्वॉल्व किया हुआ है, यानी लिम्फ नोड स्टेशंस की तादाद ज्यादा हो गई है लेकिन है उसी साइड के, तो ये N2 है। और N3 में असल ट्यूमर इस साइड पर है और ऑपोजिट साइड के लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो दिस इज N3। और ये मेटास्टैटिक ट्यूमर की निशानी है, ये इस जगह पे सारा ट्यूमर है और इसने लंग कोलैप्स किया हुआ है, ट्रेकिया इस तरफ है और ऑपोजिट लंग के अंदर ये सारे मेटास्टेसिस, कैनन बॉल मेटास्टेसिस मौजूद है। और ये M1C की निशानी है, ये आप देख लें, ये काले काले जो लिवर के अंदर निशान है, दीज आर ऑल लिवर मेटास्टेसिस। अच्छा, अब जो आपको बता रहे थे, तो स्मॉल सेल लंग कैंसर के अंदर स्टेजिंग हम TNM की तरह नहीं करते। जो अभी मैंने आपको TNM क्लासिफिकेशन बताई है, इट इज फॉर नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में इसको हम फॉलो नहीं करते। सिर्फ दो हमारी चीजें, दो स्टेजेस इसमें आती हैं, लिमिटेड स्टेज डिजीज और एक्सटेंसिव स्टेज डिजीज। लिमिटेड स्टेज डिजीज का मतलब ये है कि ट्यूमर इतना है कि आप उस जगह पे रेडिएशन थेरेपी दें तो वो एक ही रेडिएशन थेरेपी में पूरा पूरा ट्यूमर कवर हो जाए, उसको हम लिमिटेड कहते हैं। एक्सटेंसिव स्टेज का मतलब ये है कि आप रेडियोथेरेपी देना चाहते हैं लेकिन ट्यूमर एक जगह के अलावा और जगह पर भी मौजूद है, तो उसको एक्सटेंसिव स्टेज डिजीज कहते हैं। ट्रीटमेंट इसमें देख ली जाए तो ट्रीटमेंट देने से पहले हमें लंग कैंसर की टाइप देखनी पड़ेगी, उसके लिए हम बायोप्सी करते हैं, वो ट्रांसब्रोंकियल भी हो सकती है, एंडोब्रोंकियल भी हो सकती है। ये जो बायोप्सी हम ले लेते हैं तो उसमें हम जीन म्यूटेशन चेक कर लेते हैं थ्रू हिस्टोपैथोलॉजी कि कौन कौन से जीन्स की म्यूटेशन, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1 BRCA2 जीन्स होते हैं, इसी तरह इसमें लंग कैंसर के अंदर भी कुछ जीन्स होते हैं जिनकी म्यूटेशन होती है। और आखिर में फिर हम देख लेते हैं क्या सर्जरी पॉसिबल है या नहीं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेज 3A तक सर्जरी पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर हम कीमो और रेडियोथेरेपी ही करेंगे। ये नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसमें सर्जरी भी आ सकती है, में कीमो ऑफ द ट्यूमर। सर्जरी की टाइप्स क्या क्या हैं, वो 3 तरह की सर्जरी हम कर सकते हैं। अगर आप, ये एरो नजर आ रहा है इसका कंप्यूटर पे, बिलाल आ रहा है सर। जी जी। अच्छा, ये अगर आप देखें तो अगर ट्यूमर बहुत छोटा हो और पेरिफेरी पे हो तो हम यहाँ से एक चंक रिमूव कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं वेज रिसेक्शन। और अगर ट्यूमर पूरे लोब को इन्वॉल्व कर रहा हो तो हम लोबेक्टमी कर देते हैं, रिमूवल ऑफ होल लोब। और अगर पूरे लंग को इन्वॉल्व कर रहा हो तो हम पूरा लंग रिमूव कर देते हैं, इसको कहते हैं न्यूमोनेक्टमी। बस आपने ये नाम याद रखने हैं, वेज रिसेक्शन, लोबेक्टमी और न्यूमोनेक्टमी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्यूमर। ये जो डिफरेंट ड्रग्स हैं वो आप देख लें। इसमें एक बात आप याद रखिएगा कि हमने सिस्प्लेटिन या कार्बोप्लेटिन, इनमें से कोई एक एजेंट लाजमी यूज करना, बाकी जो एजेंट हैं उनको किसी भी तरतीब से साथ में हम मिक्स कर सकते हैं। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसके लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्जरी, उसमें हमने सिर्फ कीमो और रेडियोथेरेपी करनी है। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हैं कि स्मॉल सेल लंग कैंसर में ना तो TNM क्लासिफिकेशन अप्लाई होती है, ना उसमें हमने सर्जरी करनी है, उसमें सिर्फ हमने कीमो और रेडियोथेरेपी देनी है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में हमने TNM क्लासिफिकेशन भी करनी है और उसमें हम सर्जरी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये म्यूटेशंस की मैं ये
के बात कर रहा था, सिर्फ इनके नाम देख लें, EGFR म्यूटेशन है, KRAS है और ELK है। फिर इन सब म्यूटेशंस के लिए अलग ड्रग्स हैं जो अभी ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं। तो अब अभी जो यही है कि इन म्यूटेशंस के अगेंस्ट हम कर सकें, लेकिन इनके ऊपर अभी रिसर्च वर्क चल रहा है। अभी सिर्फ ये बेवासिजुमैब और एलोटिनिब अभी मार्केट में आई हैं और इनको अप्रूव किया गया। ये रेफरेंसेस थे, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर इन्वेस्टिगेशन में स्पूटम एनालिसिस का भी है कोई रोल? जी, स्पूटम एनालिसिस में हम स्पूटम फॉर मैलिग्नेंट सेल्स करके भेज सकते हैं, लेकिन उसकी यील्ड सिर्फ 10% है। अगर आप 100 सैंपल भेजेंगे तो सिर्फ 10 के अंदर मैलिग्नेंट सेल्स डिटेक्ट होंगे, और ये भी नहीं पता कि वो मैलिग्नेंट सेल लंग से ही आए हैं, हो सकता है वो ट्रेकिया से आ गए हैं, हो सकता है वो लेरेंक्स से आ गए हैं, तो कोई खास उसकी कोई वैल्यू नहीं। और सर बायोप्सी आपने 2-3 टाइप्स बताई हैं सर, इनमें से मोस्ट जो फेवरेबल है या सबसे जो एक्यूरेट है वो कौन सी है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं? जी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंडोब्रोंकियल बायोप्सी थ्रू ब्रोंकोस्कोप करते हैं। उसमें फायदा ये होता है कि कोई पेशेंट को साइड इफेक्ट्स या कंटेमिनेशन का इतना चांस नहीं होता, और लेकिन उसकी लंग कैंसर में उसकी जो यील्ड है वो अबाउट 80% है। तो इसलिए हम मल्टीपल बायोप्सीज लेते हैं ताकि सही हो जाए कि आपने कुछ पढ़ा है। एक हो मैसेज आपका ये है कि अगर कोई भी पेशेंट हो जिसको COPD या कोई लंग की अलामात हो, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कुछ भी हो, लेकिन साथ में अगर उसको क्लबिंग है, उसको वेट लॉस है या हेमोप्टाइसिस है, ऑलवेज गो फॉर ए चेस्ट एक्सरे। ठीक है जी, तो चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।